सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान को। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। जो लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं वो अपने कॉपी पेन निकाल लें और जो लोग बैठे नहीं हैं वो बैठ जाएं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे और इसके लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। तो चलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं 2019 साल 2019 का भौतिक विज्ञान फिजिक्स थ्योरी का पेपर। तो एक बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके सामने रखता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेपर होगा, ठीक। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, थोड़ा सा निर्देश दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर देखेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा एक जो प्रेशर है, फर्स्ट टाइम वाला प्रेशर जो होता है ना, वो रह सकता है। तो इसीलिए मैं आपको फैमिलियर करवा देता हूँ आपके पेपर के साथ, किस किस तरीके का पेपर होता है और किस तरीके से आप पेपर में कितनी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। समय 3 घंटे। इसके भी ऊपर जो है, इसके भी ऊपर अगर बात करें तो हमारे पास होता है रोल नंबर लिखने के लिए स्पेस। रोल नंबर लिखने के लिए स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर बताया रहेगा कि आपके पेज में कितने, आपके जो पेपर है उसमें कितने पेज है, ठीक है। चलिए, तो बाकी सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। ऊपर यहाँ से स्टार्ट कर 70 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक। सबसे पहले इसमें निर्देश दिए होंगे, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। कुल कितने प्रश्न है भाई? 3 प्रश्न है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब आपको 30 के 30 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तब जाकर के आपको अधिकतम नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। फिर उसके बाद 2 अंक के प्रश्न होते हैं, फिर उसके बाद 3 अंक के प्रश्न होते हैं और फिर 5 अंक के प्रश्न होते हैं। 1, 2, 3 और 5 अंक के प्रश्न होते हैं, 4 अंक का नहीं होता, ठीक है। 1, 2, 3 और 5 अंक के, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन होंगे वो 1 नंबर के, उसके बाद के जो लगभग 8-9 क्वेश्चन वो 2 नंबर के, उसके बाद के 8-9 क्वेश्चन वो 3 नंबर के और उसके बाद के 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं। समझ में आ गया बात? ठीक है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको पेपर करते टाइम जो है किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। बस यही बताऊंगा सही क्या रहेगा, बाकी टोटली आपके ऊपर है, आप किस तरीके से पेपर सॉल्व करना चाहें या अपनी जो स्ट्रेटेजी है उस पर जाना चाहें। हमको इसमें बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक सही होगा, वो हमको अपनी कॉपी में लिखना है। वेरी इजी। प्रश्न पत्र समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में और 5 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। देखो, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो इस बात को समझाऊंगा। कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते। आईसीएसई बोर्ड में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके उत्तराखंड स्टेट बोर्ड में आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। ये जरा ध्यान रखना। ये जो है ना, कई लोग जो है इसको याद करने में लग जाते हैं पेपर के दौरान, ठीक है। और ये आपको जो है एग्जाम पेपर पे लिखे हुए मिलेंगे कांस्टेंट। प्रकाश का वेग दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। एच की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है म्यू 0, काफी सारी वैल्यूज आपको। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, आवोगाद्रो नंबर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूट्रॉन की संहति, ठीक है, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। तो अगर याद नहीं आ रहा है पेपर में, वैसे तो आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा, अगर याद नहीं आ रहा है पेपर में तो नो इशू, यहाँ पर स्टार्टिंग में दी होती है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश में भी सेम इंस्ट्रक्शन है। अब पेपर स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ पेपर सही करने का एक तरीका जो मुझे सही लगता है, वो क्या है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है और आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझिए, 3 घंटे का टाइम है और 30 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए तो जरा समझते हैं पेपर का अपना फॉर्मेट। पेपर में आपको टोटल यहां पर 3 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है, 3 आवर, और 30 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन 30 क्वेश्चंस के अंदर कुछ 5 मार्क्स के होंगे, कुछ 3 मार्क्स के होंगे। मैं ऊपर से नीचे के ऑर्डर में लिख रहा हूं, ज्यादा नंबर से कम नंबर के उसमें, और कुछ 2 मार्क्स के होंगे और कुछ 1 मार्क्स के होंगे। अगर बात की जाए सबसे पहले 5 नंबर के क्वेश्चन की,
5 नंबर के आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो प्रश्न संख्या 28, 29 और 30, ये 3 क्वेश्चन होंगे। 28, 29 और 30, ठीक है। 28, 29 और 30 आपके पास 5 नंबर के होंगे। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जो कि 5 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ये आएंगे आपके, हमने आगे पढ़ा था ना, क्वेश्चन नंबर 19 से 27 तक। तो 19 से लेकर 27 तक आपके पास टोटल क्वेश्चन जो हो जाएंगे, 9 क्वेश्चंस जो होंगे, 9 क्वेश्चंस वो हो जाएंगे 3 नंबर के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9 से 18 तक 10 क्वेश्चन जो होंगे ये हो जाएंगे 2 नंबर के। और स्टार्टिंग के 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे हमारे पास 1 नंबर के। तो टोटल क्वेश्चन गिनो, 30 हो गए, 10 और 9 और 3 12 8 20 30, हाँ ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गए टोटल। वो इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं, जरा बात को समझना। अब यहां पर जैसे ही आप पेपर करने जाएंगे 3 घंटे आपके पास मिलेंगे। इन 3 घंटे को आप 1 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे में बांट दीजिए। इन 3 घंटों को आप 1 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे में बांट दीजिए, ठीक है। या फिर 1 घंटे 45 मिनट और 45 मिनट, ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट, ये हो गए पूरे 3 घंटे। समझ में आए? देखो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग के जैसे ही आप एग्जाम में एंटर करते हैं आपका माइंड होता है बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। उस टाइम पर आप कोशिश करो कि ये 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है इनका आंसर कर दो। ये 5 नंबर के जो 3 क्वेश्चन है इनका आंसर कर दो। उससे क्या फायदा होगा, 1 घंटे में आप 15 नंबर का पेपर कर चुके होंगे। 1 घंटे में आप 15 नंबर का पेपर, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं 1 घंटा। वैसे अगर आप अच्छी स्पीड से करें तो 1 घंटा नहीं लगेगा आपको ये 3 क्वेश्चन करने में, बट मान के चलो कि आप अच्छी तरीके से कर रहे हो, फ्रेश माइंड के साथ जा रखे हो और थोड़ा टाइम ले रहे हो, तो 1 घंटे में ये 3 क्वेश्चन को आप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो ये 3 नंबर और 2 नंबर के 19 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर और 2 नंबर के 19 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें लगभग आप अपना 1.5 घंटा लगाओ। इसमें लगभग आप 1.5 घंटा लगाओ, ठीक है। तो 1.5 घंटे में हो जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में हमको बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता और 3 नंबर के क्वेश्चन में जितनी जितनी बातें पूछी रहती है उनके आंसर हमको देना होता है, ठीक है। अभी उस पर भी आऊंगा कि आंसर किस तरीके से देने हैं, अभी फिलहाल इसको सुन लो। तो 2 घंटे तक आपका लगभग ये मान के चलो आप कि 60 नंबर का पेपर हो चुका होगा। 2 घंटे में आपका लगभग 60 नंबर का पेपर हो चुका होगा, 2 से 2.5 घंटे में 60 से 62 नंबर का। और लास्ट बचेंगे ये 8 नंबर के क्वेश्चन, तो इनको आप 5 मिनट में कर सकते हो मेरे हिसाब से, या 10 मिनट में कर सकते हो, ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड लिखना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सीधे आंसर लिखना होता है। तो 5-7 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन को करने में आपको लगेंगे। बाद में आपके बच जाते हैं 20 से 25 मिनट फालतू। इसमें आप चेक करो, देखो बच्चों, अगर कोशिश करो कि आप अपना टाइम जो है बिल्कुल मेंटेन तरीके से करो यूज, ताकि आपके पास लास्ट में 20 मिनट तो कम से कम, 15 से 20 मिनट तो कम से कम चेकिंग के लिए बचें। और चेकिंग में आप क्या चेक करोगे, फॉर्मूलाज चेक करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेक करोगे। हम कई जगह जो है क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, क्वेश्चन नंबर चेक करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि जो आपने डायग्राम्स बनाए हैं, जो आपने फिगर बनाए हैं, उसमें आपने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। और अपने आंसर एक बार चेक कर लेना, मैच कर लेना आंसर एक बार, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप करोगे 3 घंटे में। जब आप ये काम कर दोगे तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपका पेपर जो है अच्छे से हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने जो स्ट्रेटेजी यूज करी थी और मैं बच्चों को जो स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए बताता हूं वो ये स्ट्रेटेजी है कि जब आपका माइंड फ्रेश हो तो आप जो लंबे क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग को थका देते हैं, उनको पहले करो। क्योंकि अगर सपोज आप ये नहीं करते, आप पहले 1 नंबर के करते हो, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन करते करते आपके 2 घंटे बीत चुके होंगे और तब आपके पास 5 नंबर के क्वेश्चन बच जाएंगे। इनको करने में आपका दिमाग और थक जाएगा। अब तक तो आपका दिमाग थका हुआ होगा, फिर और दिमाग लगेगा, तो
इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ चीज आप मिस कर दो जो आपके दिमाग में थी पहले पर उस टाइम मिस हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो ज्यादा नंबर के क्वेश्चन मेरे हिसाब से पहले कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन है तो आधा घंटा भी मुश्किल से लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आपको पेपर जो है वो फॉलो आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे आप, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये बात बताई है एंड रिजल्ट जो है काफी अच्छे आए हैं इस चीज के, ठीक है। बच्चे इसको यूज करते हैं और काफी ज्यादा वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये अच्छा तरीका है, हमें इससे बेनिफिट हुआ है। तो आप एक बार जो अपने घर में पेपर प्रैक्टिस करते हुए भी एक बार इसको देख लेना। पेपर प्रैक्टिस करोगे आप जब प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है, ये पेपर डाउनलोड कर लेना और 3 घंटे का अपना टाइम लगा लेना, ठीक है। अकेले में बैठ जाना, कॉपी ले लेना और इस तरीके से जो है करने की एक बार कोशिश करना। फिर देखना आपको कितनी देर में आपने पेपर करा और किस तरीके से आपका पेपर हुआ, फिर वो चेक करके आप बताना। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने पेपर पर। पेपर में हमको सबसे पहले दिखेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद 1 से 8 तक, ठीक है, दिखा देते हैं आपको। 1 से लेकर 8 तक आपको दिखेंगे, ये देखो 6, 7 और 8 1 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ तक। फिर उसके बाद 9 से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलेंगे हमारे 18 तक। ये चलेंगे हमारे कहाँ? 18 तक। ये देखिए यहाँ तक 2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 19 से देखो 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और ये भी हमारे पास 9 क्वेश्चन होंगे और ये चलेंगे हमारे 27 तक। देखिए 27 तक, ठीक है, 27 तक 3 नंबर के क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 28 से, और 28 से 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद 28, 29 और 30 जो है 5 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोला गया था कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन है इनमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प मतलब देखो ये 27वां क्वेश्चन है, सॉरी ये 28वां क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर का है। अब इसमें 2 अथवा दिख रहा होगा आपको बीच में, क्या दिख रहा है? अथवा। तो अथवा मतलब या तो आप इस क्वेश्चन को कर लो या तो इस क्वेश्चन को कर लो। दोनों में से अगर आपको दोनों आते हैं तो आपको जो अच्छे तरीके से आता है वो कर लो, और जो आपको नहीं आता है वो छोड़ दो, उसमें से एक कर लो। तो अंदरूनी चॉइस आपको मिल जाएगी, लेकिन 30 के 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन 30 में से कोई आप 29 ही करो, 28 करो, ऐसा नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में विकल्प देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना। बट वो ऑप्शन जो होंगे सेम ही चैप्टर से होंगे, ध्यान रखना। देखो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 5 नंबर के 2 क्वेश्चन 3 और 2 मिला करके पूछ लिए हैं, ठीक है। और अथवा में जो है 2 क्वेश्चन पूछने 3 और 2 मिला के। तो अगर आपको ये वाले आते हैं तो इनको करो, ये वाले आते हैं तो इनको करो, है ना। तो अंदरूनी विकल्प जो है इनमें मिल जाएंगे, आंतरिक विकल्प इसमें मिल जाएंगे। 30वां क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमको विकल्प दिया गया है, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन कर लो या फिर 3 और 2 के 2 क्वेश्चन कर लो, है ना। तो बीच में अथवा लिखा हुआ है, मतलब या तो ये करो या तो इन दोनों को करो। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ऑप्शनल देखने को मिलेंगे। पूरा चीज पढ़ के जाओगे तो पेपर अच्छे से हो पाएगा, है ना। और अगर कुछ 1-2 चीजें छूट गई है जो आपको ढंग से क्लियर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, चॉइस आपको मिलेंगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर को, ठीक है। अब इसी बात पे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से के लिए मैंने आपको बोला है सबसे पहले आप 5 नंबर के क्वेश्चंस करोगे, है ना। और पिछली ही क्लास में मैंने आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो करने बताए भी थे, है ना। कुछ जैसे कि दिखाता हूं आपको, ये देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन, मीटर सेतु, है ना। हमने प्रीवियस क्लास में ही करा। मीटर सेतु का सिद्धांत हमें पता है। प्रतिरोध निर्धारण करने के लिए मीटर सेतु का परिपथ चित्र भी हमने बनाया था, और तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र भी स्थापित करा था। समझ रहे हो। तो जो 5 नंबर के, एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या फिर जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें चेक करना कि पूछा क्या क्या गया। अपनी तरफ से फालतू कहानी मत लिखने लग जाना। जैसे इसमें मीटर सेतु, अब आपने मीटर सेतु जैसे ही पढ़ा, आपको बोला मुझे तो मीटर सेतु पूरा रटा हुआ है, आपने फटाफट मीटर सेतु की कहानी लिखी, उसकी रचना लिखी, उसकी कार्यविधि लिखी, और उसके बाद उसकी सीमाएं लिखी, और आपने कहा मेरे तो 5 नंबर आ गए। अरे नहीं, इसमें पढ़ तो लो क्या लिखा है। पहले तो आपको सिद्धांत लिखना है, उसके बाद परिपथ चित्र बनाना है, ठीक है, और उसके बाद सूत्र स्थापित करना। बस 3 काम करने थे आपको। ये रचना कार्यविधि लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी। जो चीज क्वेश्चन में पूछी रहेगी, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ चीजें हैं
जो आप पेपर करते टाइम नहीं समझ पाते हो, सीधे एग्जाम हॉल में जाओगे पेपर करते टाइम तो आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा, 3 घंटे और 30 क्वेश्चन है, फटाफट आप करने लग जाओगे। ठीक है, पेपर से पहले बच्चों, पेपर से पहले इसीलिए मैं कहता हूं पेपर प्रैक्टिस करो। पेपर प्रैक्टिस करने से आपका जो फायदा होगा ना, वो आप देखना, जितनी भी चीज आपको आती है उतने में ही आप बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो चलो आज भी हम कुछ सीख लेते हैं। ये तो काम की बात थी, ऐसा नहीं कि ये टाइम वेस्ट की बात है, ये काम की बात है। मुझे आपको ये बात बतानी थी एग्जाम से पहले, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आप अपनी जो है स्ट्रेटेजी तैयार कर पाओगे। देखो बच्चों, पेपर हर कोई देता है, लेकिन अच्छे नंबर सबके नहीं आते हैं, है ना। किसी के नंबर कम, किसी के नंबर ज्यादा आते हैं, है ना। तो आपको अगर चाहते हो आपके नंबर भी जो है वो अच्छे नंबर आए, है ना, आप जितना चाहते हो उतने नंबर आए, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। एक पूरा आपको सोच समझ करके पेपर अटेंड करना पड़ेगा कि भाई मैं पहले ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, फिर उसके बाद ये काम करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, और फिर उसको ट्राई करो आप घर में। ठीक है, चलिए आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम बताइए। सीधी सीधी बात है, कूलाम नियम से कूलाम के नियम को हमको यहाँ पर पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और यहां पर हमको जो है कोई चॉइस इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो कूलाम के नियम के बारे में अगर बात करें तो इसमें आप ये चीज लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 9। राइटिंग के लिए काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर राइटिंग ठीक नहीं हमारी, ये है वो है ना। राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी है। अगर 12 क्लास तक इतने सालों में आपकी राइटिंग नहीं सुधरी तो 1 साल में क्या सुधर जाएगी, 3-4 महीने में क्या सुधर जाएगी। जो आपके पास है उसके साथ जाओ ना, है ना। तो जितनी भी आपकी राइटिंग है, जैसी भी आपकी राइटिंग है, साफ साफ लिखने की कोशिश करो, साफ साफ लिखने की कोशिश करो। डायग्राम जो है वो साफ साफ बनाओ, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो, और जो आप लिख रहे हो उसको साफ साफ लिखने की कोशिश करो, बस। बाकी राइटिंग के ऊपर अभी मत जाओ। चलो, तो हमको बात करनी है आंसर क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन में हेडिंग पुट अप कर सकते हैं, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। किसी एक लैंग्वेज में आप लिखें, ठीक है। पेपर करते टाइम देखो, थोड़ा माइंड सेट में आपको बताता हूं। आज जब पेपर के ऊपर बात चल रही है तो मैं थोड़ा ऐसी चीजें बताता हूं आपको जो कि हमें पता नहीं होती। माइंडसेट वाली चीज ये देखिए कि ये आपकी कॉपी है, ये क्या है, आपकी कॉपी है। इसके आपका नाम लिखा होगा। सपोज आपका नाम है रजनी, है ना, XYZ कुछ भी नाम है। अच्छा, बोर्ड की कॉपी में नाम तो लिखा नहीं होता, तो यहां पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, एक और रोल नंबर लिखा होगा, XYZ कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, अब देखो जो आपकी कॉपी है ना, ये आपने लिखने के बाद चली गई है किसी एग्जामिनर के पास, किसी एग्जामिनर के पास जो कि इसको चेक कर रहे हैं। अब एग्जामिनर के पास कॉपी आई, उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है XYZ। अब एग्जामिनर को क्या क्या नहीं पता है, आपका नाम नहीं पता है, आप किस जगह से हो वो नहीं पता, ठीक है, आप कैसे दिखते हो वो नहीं पता। भाई स्कूल में तो हमको पता होता है ना, हमारे टीचर्स को पता होता है स्कूल्स में कि भाई हम क्या कर सकते हैं, तो वो उस आधार पे नंबर दे देते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी रहती। लेकिन इस एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आप किस जगह से हो, आप दिखते कैसे हो, और आपके पास कितना ज्ञान है। ठीक है, तो आपके बिहाफ पे जो भी आपको, आपका नाम भी ये कॉपी बताएगी, आपका स्थान, आप दिखते कैसे हो, आपका नॉलेज जो है वो सब कुछ ये कॉपी बताएगी। तो आपको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने, ये समझ के चलो। ठीक है, तो आप इसमें जो भी चीज लिखोगे एग्जामिनर के दिमाग पे उसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा आपसे रिलेटेड, कि भाई जिस भी बच्चे की ये कॉपी है उसे पता है चीजें, समझ रहे हो।
दूसरी चीज, एग्जामिनर को कभी दिक्कत मत दो, प्रॉब्लम मत दो। प्रॉब्लम मतलब कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर को आपके आंसर ढूंढने पड़े। सारी चीजें क्लियर लिखो, सारी चीजें क्लियर लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखा, हेडिंग डाली, नीचे पहले लाइन में आपने कूलाम का नियम समझाया, ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो वो लिखा, लास्ट में जो फाइनल फॉर्मूला बन के आया उसको हाईलाइट करा, डायग्राम साइड में बनाया, छुट्टी। सारी चीजें एक जगह पर दिख जानी चाहिए क्लियरली। ऐसा ना हो कि कूलाम का नियम आपने लिखा ही नहीं, ऊपर क्वेश्चन नंबर ढंग से नहीं डाला, आपने ऊपर नीचे चीजें लिख दी, अब एग्जामिनर खुद ही ढूंढ रहा है कि इसने क्या लिखा है, तो वो गलत है, उसमें आपके नंबर कटेंगे। जितना आसान आप एग्जामिनर का काम बनाओगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ये बात सोच लो। अब आसान से ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी खाली छोड़ के आ जाना। आसान मतलब आप चीजें लिख के आओ, एग्जामिनर को जो चीज चाहिए वो उसको मिले और वो आपको फटाक से नंबर दे दे, बस। तो आप एग्जामिनर का काम आसान बनाइए, उन्होंने जो चीजें मांगी हुई हैं वो उनको दीजिए, आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो इस चीज के साथ आप एग्जाम में जाइए कि मुझे एग्जामिनर को वो सारी बातें बतानी है जो वो जानना चाहता है, और उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये बातें आपको पता नहीं होती, ना ही कोई इसके ऊपर बात करता है, सब सिलेबस के ऊपर बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, ये करो, वो करो, पढ़ो, पूरा याद करो, रटो। ये नहीं, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, तो कूलाम के नियम पर हम आते हैं। कूलाम के नियम की बात करें तो यह नियम दो आवेश कह लीजिए या बिंदु आवेश कह लीजिए, ठीक है। यह नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में है, ठीक है। इस नियमानुसार संबंध में है। किसके संबंध में हमने बता दिया, इस नियमानुसार। अच्छा, आप ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करोगे तो इसलिए मैं आज ब्लैक और ब्लू ही यूज कर रहा हूं सिर्फ। इस नियमानुसार, इस नियमानुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ बल, नंबर 1, उनके आवेशों के परिमाण के, मैग्नीट्यूड के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। एवं दूसरा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात F is proportional to Q1, Q2 एवं F is inversely proportional to R स्क्वायर। यही बातें तो हमने लिखी हैं, है ना। इसके लिए एक डायग्राम भी बना देंगे, अच्छा सा, इसके लिए एक डायग्राम भी बना देंगे। यहाँ साइड में, ठीक है। डायग्राम में क्या करेंगे, एक आवेश ये बनाया,
एक आवेश ये बनाया, इनके बीच कुछ दूरी रखी, ठीक है, और इस आवेश का जो हमने मैग्नीट्यूड लिखा वो लिखा Q1, इसका लिखा Q2, ठीक है, और इनके बीच की दूरी लिखी R। बस सिंपल सा इतना काम हमने करा, एक डायग्राम भी बना दिया। F दोनों को मिलाने पर यहां से जो हमको रिलेशन मिल रहा है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम K कहते हैं, कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम है। कूलाम नियम के अनुसार इस बल को हम क्या कहते हैं भाई? कूलाम बल कहते हैं, कूलाम फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मेरे हिसाब से इतनी चीजें अगर आप इसमें बताएंगे तो इट विल बी इनफ। और उसके बाद के जो नियतांक है, के जो कांस्टेंट है, आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। तो आई होप यहां तक की बात जो है समझ में आई होगी। 2 नंबर में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे ये, तो 40 मिनट मान के चलो, 30 मिनट मान के चलो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, और बहुत ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं है। समझ में आ गई है बात? तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को करने के ऊपर ध्यान रखें। मेरा आपको मकसद आज सिर्फ ये बताने का था कि पेपर आपके सामने किस प्रकार से आता है और किस तरीके से चीजें हम करते हैं, किस तरीके से हम वैल्यूज को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे, अगर आप करना चाहें तो। इसमें और डिटेल में बात करते हैं अभी। चलिए, तो कूलाम के नियम के ऊपर ही थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनली जो वैल्यू बन के आती है वो आती है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर आप ये भी लिखेंगे कि हमारे पास जो Q1 Q2 है वो 2 आवेश है, 2 बिंदु आवेश है, एवं R उनके बीच की दूरी है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। Q1 व Q2 आवेश यदि समान प्रकृति के हो, समान प्रकृति के हो, समान प्रकृति मतलब आप जानते हैं आवेश जो है सजातीय भी हो सकते हैं और विजातीय भी हो सकते हैं, यानी कि Q1 व Q2 दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकते हैं, Q1 व Q2 दोनों ही नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमको देखने को मिलता है आकर्षण बल। इस केस में हमको क्या देखने को मिलता है भाई? आकर्षण बल। ध्यान है, पता है ना ये सारी चीजें। तो यहां पर Q1 आवेश रहेगा, सॉरी समान है, तो प्रतिकर्षण बल देखने को मिलेगा। प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स। तो यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो कूलाम बल जो है इन पर बाहर की ओर लगेगा। ये दोनों के दोनों दूर जाएंगे एक दूसरे से, इनके बीच की डिस्टेंस R ये रही, ठीक है। तो सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है? हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और यदि यही आवेश जो होंगे हमारे विजातीय होंगे, यदि यही आवेश हमारे विजातीय होंगे, विजातीय मतलब अनलाइक, एक सपोज Q1 हमारा पॉजिटिव है और Q2 हमारा नेगेटिव है, उल्टा भी हो सकता है, Q1 नेगेटिव हो Q2 पॉजिटिव हो, पर दोनों पे अलग अलग चार्ज हो। अगर ऐसा हो तो इनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण का बल। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे के क्या है? पास की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हमको क्या देखने को मिलता है? आकर्षण का बल देखने को मिलता है, अट्रैक्शन का फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपने नोट डाउन करा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास का मेरा जो मकसद था आपको वो ये बताने का था कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व कीजिए। आप एक बार जरूर प्रैक्टिस जो है घर में पेपर को सॉल्व करने की जरूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस जो है घर में पेपर को सॉल्व करने की जरूर करना।
और पेपर सॉल्व करते हुए आपका जो सोचने, आपका जो फोकस होना चाहिए, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि आप मानो बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है कि मैं रफ पेपर दे रहा हूं या फिर अपने प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, नहीं। बोर्ड एग्जाम में आप किस तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे, किस तरीके से आंसर लिखेंगे, ठीक है, वही सारे काम आपको करने हैं जब भी आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो कई बच्चे इसको करते हैं, तो आप पाएंगे इसमें हेल्पफुल है ये आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे जब पेपर आएंगे तब देख लेंगे, वो सारी चीजें नहीं है। एक बार ट्राई करके देखना और फिर बताना। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।